नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे एप्पल की खेती से संबंधित बेसिक्स के साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन नया रूल लेके आई है कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। इस रूल के अगेंस्ट इंडिया आवाज़ उठाएगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एकजुट करेगा। यह भी इंटरेस्टिंग इशू है। तीसरा जो आज इशू है वो रोड ट्रैफिक से संबंधित है और सबसे लास्ट में रिमोट वोटिंग से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले रूसो का एक कोट है, द पर्सन हु इज स्लोएस्ट इन मेकिंग ए प्रोमिस इज मोस्ट फेथफुल इन इट्स परफॉर्मेंस। जो पर्सन सबसे धीरे से, मतलब धीरे धीरे अगर कोई प्रोमिस करता है ना, धीमी गति से, तो ज़्यादा संभावना है वो अपना प्रोमिस पूरा करेगा, बजाय इसके कि जो एकदम से प्रोमिस कर दे बहुत कुछ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो, कई बार मैंने भी बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं ओनली आईएएस के लिए। तो कई बार ना ऐसे कैंडिडेट्स से सामना होता है जो सब कुछ प्रोमिस करने के लिए तैयार होते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बिना सोचे समझे वो प्रोमिस कर देते हैं। अब उसके पीछे भी रीज़न होता है, उन्हें जॉब की आवश्यकता है। बट देखो, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग बाद में ना प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने प्रोमिस किए सिर्फ और सिर्फ जॉब लेने के लिए, बाद में जॉब मिल गई। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं इंटरव्यू में जो क्या होते हैं, एकदम से प्रोमिस नहीं करते, जो सीधा बोल देते हैं कि मुझे टाइम दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा कि मेरे से ये हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन वक्त लेके वो बताते हैं कि हाँ ये मैं कर दूंगा, इतना मुझे टाइम लगेगा, इतना मुझे रिसोर्स चाहिए। ऐसे लोग अपने प्रोमिस को फुलफिल करते हैं फिर बाद में। तो जब भी किसी से प्रोमिस करो ना, सोच समझ के प्रोमिस करो, टाइम लेके प्रोमिस करो, लेकिन करो तो उसे फिर पूरा करो। यही ये कोट है। वो पर्सन जो स्लो होते हैं प्रोमिस करने में, टाइम लेते हैं, वो ज़्यादा फेथफुल रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन का पहला जो आर्टिकल है ना, वो एप्पल की फार्मिंग से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। हमारे देश में देखो, ज़्यादातर जो सेब की खेती होती है ना, 3 राज्यों में होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तीसरा बोलिए जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एप्पल की खेती होती है कूल कंडीशंस में। ठंड चाहिए एप्पल की खेती के लिए, एल्टीट्यूड चाहिए 1500 से लेके 3000 मीटर तक का। इसके अलावा सूटेबल सॉइल कंडीशंस जो कि इन्हीं राज्यों में मिलती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो फुलफिल होते हैं ना, वो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में फुलफिल होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हमारे एप्पल की खेती यहीं से होती है। और एप्पल काफ़ी सारी वैरायटी है एप्पल की, जैसे रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, ग्रैनी स्मिथ, रॉयल गाला। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ सकती है, रॉयल गाला, ग्रैनी स्मिथ, रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस, ये कौन से फ्रूट की वैरायटीज हैं? तो आंसर होगा एप्पल। एप्पल की खेती का जो एरिया है ना, आज़ादी के बाद से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जैसे कि 1950-51 में सिर्फ और सिर्फ 500 हेक्टेयर के लैंड में एप्पल की खेती होती थी। 1960-61 में ये लैंड बढ़ के हो गया 5025 हेक्टेयर और 2021-22 आते आते 1,15,016 हेक्टेयर में एप्पल की खेती होती है। हाल फिलहाल में ना एक इशू जिसकी वजह से एप्पल फार्मर्स काफ़ी परेशान हुए हैं, वो है जीएसटी का। देखो, एप्पल की हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद ना एप्पल को इस प्रकार के कार्टून में स्टोर करके रखा जाता है। ये जो कार्टून दिख रहा है आपको तस्वीर में, इस प्रकार के कार्टून में एप्पल की पैकेजिंग होती है। अब ना जीएसटी के रूल्स ये कहते हैं, जो भी पैकेज्ड मटेरियल होंगे ना, पैकिंग वाले मटेरियल होंगे, उन पे जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल 12%। तो एप्पल पैक होते थे कार्टून में और उस कार्टून पे 12% जीएसटी लगने लगा। एप्पल फार्मर्स का ये कहना था, हमारा प्रोडक्ट तो इससे कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, लोग महंगे से परचेज नहीं करेंगे। तो एप्पल फार्मर्स की सरकार से मांग थी कि आप एप्पल के कार्टून पे
ये जो पैकेजिंग है इस पे आप जीएसटी मत लगाइए। सरकार ने नहीं माना, बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने 2 फैसले लिए। एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को इंप्लीमेंट किया ताकि एप्पल फार्मर्स को उनकी फसलों के उचित दाम मिले। दूसरा यूनिवर्सल कार्टून फॉर एप्पल पैकेजिंग। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा देखो ये होता है कि एप्पल की पैकेजिंग होगी ना, वो एक ही तरह के कार्टून में होगी। हर जगह एक ही तरह के कार्टून में एप्पल को पैक किया जाएगा, हर जगह एक ही तरह का कार्टून यूज होगा, तो इकोनॉमी ऑफ द स्केल होगा। इकोनॉमी ऑफ द स्केल होगा तो सस्ते मिलेंगे, ये जो पैकिंग वाली चीज़ है, कार्टून जो है वो सस्ते अवेलेबल होंगे मार्केट में। यूनिवर्सल अगर कार्टून होगा तो ऐसे कार्टून को डेवलप किया जा सकेगा जिससे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यूनिवर्सल कार्टून। अब ना एक पॉइंट राइटर देते हैं, एक नई तरह की एप्पल की खेती आज के समय में हिमाचल प्रदेश में इमर्ज होकर आ रही है, रूट स्टॉक वाली। रूट स्टॉक क्या है मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। घर जब हम बनाते हैं तो पहले नींव भरते हैं नीचे घर के, मतलब गड्ढा खोद के पहले नींव भरते हैं हम, ताकि ऊपर जो बिल्डिंग बने वो मजबूत हो। फाउंडेशन जब तक स्ट्रोंग नहीं होगी तब तक ग्राउंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनी है, स्ट्रक्चर बना है, वो मजबूत कैसे हो सकता है। इसलिए नींव पहले भरते हैं जब भी हम घर का निर्माण करते हैं। तो रूट स्टॉक में क्या होता है, कुछ प्लांट्स को पहले उगा लिया जाता है मिट्टी में नीचे, मतलब उनकी रूट्स नीचे चली जाती हैं। अब अलग तरह के पौधे की ग्राफ्टिंग की जाती है। यह कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने एप्पल का एक पौधा है ए, वो उगा दिया, उसकी रूट्स जमीन के नीचे चली गई। बाद में ऊपर जो प्लांट बड़ा हो रहा है ना, उसको मैंने काट दिया। अब वहां पे मैंने एप्पल का कोई और वैरायटी है, बी वैरायटी, उसकी ग्राफ्टिंग कर दी। मतलब रूट एक प्लांट की, एक वैरायटी की, और रूट के ऊपर जो पौधा है वो अलग वैरायटी का, बी वैरायटी का। समझ गए? फिर से बोलता हूं, रूट ए वैरायटी की और रूट के ऊपर जो पौधा है ग्राउंड के ऊपर वो बी वैरायटी का। अब आप पूछोगे ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा देखो इसलिए करते हैं, मान लीजिए अब देखो हमारे देश में कंडीशंस ऐसी हैं कि ए वैरायटी का पौधा उगता है, लेकिन कुछ क्वालिटीज अच्छी हैं बी वैरायटीज में। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि रूट तो उसी वैरायटी की रख लो जो हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छे से उग जाता है, लेकिन उसके ऊपर पौधा रख लो बी वैरायटी का जिसके कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं, अच्छे गुण हैं। जैसे बी वैरायटी की फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बी वैरायटी ड्रोट रेसिस्टेंट है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए ग्राफ्टिंग करते हैं। मतलब दूसरे रूट के ऊपर किसी और वैरायटी का पौधा लगाते हैं। तो ये सिस्टम है। इस प्रकार की खेती काफ़ी होने लगी है हिमाचल प्रदेश में, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। ये देखो इस प्रकार से ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। पूरे जो एग्रीकल्चर जिनका ऑप्शनल है वो तो डिटेल से इसे पढ़ते भी होंगे। अब डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांटेशन और ये नया मेथड जो हमने डिस्कस किया, इसमें ना प्रोडक्शन डबल हो जाता है। दूसरे प्रोडक्शन में क्या होता है, जो कन्वेंशनल मेथड है एप्पल की फार्मिंग का, उसमें 10 से 12 साल लग जाते हैं ट्री को मैच्योर होने में। बट ये नई जो वैरायटी है, नया जो तरीका है एप्पल फार्मिंग का, इसमें 3 साल लगते हैं पौधे को मैच्योर होने में। तो प्रोडक्शन डबल हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोइल में कितना मॉइस्चर है, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, IMD पोर्टल को पढ़ना, बारिश होगी नहीं होगी, उसी हिसाब से फार्मर को एडवाइस करना, कितना पानी अभी पौधे को देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। ये लेटेस्ट तरह की फार्मिंग है जो धीरे धीरे अब एप्पल फार्मर्स अपना रही हैं, पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन देखो ड्रॉबैक ये है इस खेती में ना, चूंकि रूट ज़्यादा नीचे नहीं जाता, रूट थोड़ा शैलो होता है, तो पानी बहुत चाहिए। हर हफ्ते एक प्लांट को ना कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए। ये इसका ड्रॉबैक है। अब 3-4 पॉइंट राइटर बोलते हैं। पहली चीज, फ्यूचर देखो इसी प्रकार की खेती का है। वैसे भी चाइना, यूरोप और यूएस के मुकाबले में हमारे देश में पर हेक्टेयर जो यील्ड है बहुत कम है। पर हेक्टेयर जो फसलों की पैदावार है वो बहुत कम है।
तो धीरे धीरे इस प्रकार की फार्मिंग और ज़्यादा पॉपुलर होगी। लेकिन दिक्कत यह है, ज़्यादातर किसान इस प्रकार की फार्मिंग नहीं अपना सकते, इकोनॉमी ऑफ द स्केल नहीं है, हर फार्मर्स के पास इतना लैंड नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते, और पानी ज़्यादा चाहिए। अब धीरे धीरे लोग पानी कैसे लाएंगे? ट्यूबवेल से लाएंगे, ग्राउंड के नीचे सबमर्सिबल लगाएंगे, बोरिंग खोदेंगे। पंजाब की तरह यहाँ पर भी पानी की कमी हो जाएगी, ये दिक्कत है। नेक्स्ट दिक्कत ये है, अभी तो लोगों ने इस प्रकार की खेती को करना स्टार्ट किया है, आने वाले समय में पता लगेगा कितनी सफल होगी, बारिश का जो पैटर्न है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस प्रकार की खेती पे। बट देखो एक चीज ये है, नई तरह की खेती अब लोग प्रयोग में ला रहे हैं, एक्सपेरिमेंट लोग करने को तैयार हैं, फार्मर्स करने को तैयार हैं, और ना यूट्यूबर्स जो हैं वो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे हैं, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं यूट्यूबर। जबकि होना यह चाहिए जो कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं उनको फार्मर्स को अवेयर करने में भूमिका निभानी चाहिए, जो कि यहां पे मिसिंग है। जबकि यूट्यूबर्स ज्यादा एक्टिव हैं, इनको देख देख के लोग ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। ये थोड़ी चीज बदल गई है, ऐसा राइटर बोलते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन क्रॉस हेयर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं ये पूरा माजरा है क्या। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, चारों आपस में खेल रहे हैं। चारों आपस में डिसाइड करते हैं कि एक एक दिन स्नैक्स एक पर्सन लेके आएगा और उसे चारों खाएंगे। लेकिन डी क्या करता है, डी ना प्लास्टिक के बॉक्स में स्नैक्स लेके आता है। तो ना बाकी दोस्त ये बोलते हैं तुम प्लास्टिक के बॉक्स में क्यों लेके आए हो, इससे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तुम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो ना बदले में ए बी सी तीनों मिलकर डी के ऊपर ना पेनल्टी लगा देते हैं, तुम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टी लगा रहे हैं। अब समझिए यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म CBAM। इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन मान लीजिए किसी देश से कोई चीज परचेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया से सीमेंट परचेज कर रहा है यूरोपियन यूनियन। अब इंडिया की किसी फैक्ट्री में सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है। अब सीमेंट के प्रोडक्शन में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन एमिट होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन सीमेंट का जो फाइनल दाम है ना, उसमें यह चीज नहीं इंक्लूड की गई है कि सीमेंट के प्रोडक्शन से जो एमिशन हुआ है इससे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। यह चीज सीमेंट के दाम में काउंट नहीं की गई है। अब वो सीमेंट पहुंची यूरोपियन यूनियन में इंडिया से, तो यूरोपियन यूनियन देखेगा कि सीमेंट की प्रोडक्शन में क्या एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है। अगर आंसर यस है तो क्या उस नुकसान को सीमेंट के दाम में इंक्लूड किया गया है। अगर आंसर नो है तो फिर यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से टैक्स लगा देगा जो सीमेंट को इंपोर्ट किया गया है इंडिया से, थोड़ी पेनल्टी लगा देगा, क्योंकि सीमेंट के प्रोडक्शन में एमिशन हुआ था, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा। तो इसलिए अब वो सीमेंट यूरोपियन यूनियन में आ रहा है तो उस सीमेंट पे टैक्स लगाया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यानी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये पूरा माजरा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म कि इंपोर्ट जो किया जाएगा, अगर उस प्रोडक्ट से एमिशन हुआ है और एमिशन को नहीं काउंट किया गया है प्राइस डिसाइड करते वक्त, तो फिर हम टैक्स लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन का फायदा यह है, इससे उनको तो रेवेन्यू मिलेगा, उस रेवेन्यू की सहायता से वो ग्रीन इनिशिएटिव्स को फंड कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन का यह भी कहना है इस रूल के चलते विभिन्न देशों में ना एक जागरूकता आएगी कि ना हम ऐसे मेथड से चीजें प्रोड्यूस करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। बट देखो इंडिया का यह कहना है तुम तो बड़े चालाक हो यार, तुम खुद तो डेवलप हो गए, अब तुम्हारे पास पैसा है, तुम नई नई टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हो जिससे एमिशन कम हो। हम तो भैया अभी डेवलप कर रहे हैं ना, हम पुराने मेथड से चीजें अभी प्रोड्यूस करते हैं। एकदम से तुम हमें यह बोलोगे कि आप ऐसे मेथड से चीजें प्रोड्यूस कीजिए जिससे एमिशन हो ही ना, हमारे लिए बस की बात नहीं है एकदम से, ये समझ गए। और एक कंसेप्ट जो होता है ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर। इसका मतलब ये है पास्ट में जो एमिशन हुआ है जिसकी वजह से अभी क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेवलप कंट्रीज, क्योंकि इन्होंने खुल के एमिशन किया पहले। अब थोड़ी जागरूकता आ गई तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे हैं कि आप एमिशन खत्म कीजिए, बंद कीजिए। भैया अभी तो हमारी बारी आई है डेवलप होने की यार, अभी से तुम बोल रहे हो। तो कंसेप्ट निकल के आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डिफरेंशिएटेड है। डेवलप कंट्रीज की ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज की कम है, क्योंकि ज़्यादा गलतियां ही डेवलप कंट्रीज ने की हैं। अब इस रूल से इंडिया को नुकसान क्या होगा? इंडिया को नुकसान देखो ये होगा, हमारा 1/3 जो स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन और इनका जो एक्सपोर्ट है ना, वो इन्हीं को होता है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को। अब ये टैक्स लगा देंगे 19.8% से लेके 52.7%, तो हमारे प्रोडक्ट्स कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा जो यूरोपियन यूनियन के देशों में ये सब चीज़ें भेज रहे थे। अब सरकार को करना क्या चाहिए? G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। सबसे पहले सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए कि आप गरीब देशों के साथ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में अन्याय कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया हमेशा से जाना जाता है ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के लिए, तो इंडिया को फिर से ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठानी चाहिए कि भैया ये नया नया चीज़ें मत लेके आओ, फिलहाल हम डेवलप कर रहे हैं शांति से, एमिशन हम भी कम करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है आपका। ये चीज़ इंडिया को करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो यूरोपियन यूनियन देशों से जो इंडिया माल इंपोर्ट करता है ना, उस पर भी इंडिया को टैक्स इंक्रीज करना चाहिए। फिर बदले में अगर यूरोपियन यूनियन नहीं मानता है तो फिर इंडिया को जैसे को तैसा, माइट इज राइट, उसकी रणनीति अपनानी चाहिए। मतलब आंख के बदले आंख, वैसी रणनीति इंडिया को अपनानी चाहिए इस मामले में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रोड्स, ट्रैफिक एंड जीडीपी से संबंधित है। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ऐसा कुछ है नहीं, बस ये है कि देखो, भारत कहता है कि हमारे देश में यहाँ पर बहुत बढ़िया रोड्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन फिर भी सिटीज़ में आप देखिए जाम लग जाता है, ट्रैफिक कंजेशन, स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, ये सब देखने को मिलता है। मतलब जितना ज़्यादा हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं उतना ही ट्रैफिक के मामले में कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक फेमस फ्रेंच कहावत है, मोर थिंग्स चेंज मोर दे स्टे द सेम। जितनी ज़्यादा चीज़ें बदलती हैं उतनी ज़्यादा वो सेम रहती हैं। यही कहावत जो है वो चरितार्थ साबित हो रही है इंडिया में। ट्रैफिक के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखो, लोगों का बहुकीमती, मतलब बहुत ज़्यादा बहुमूल्य टाइम जो है वो वेस्ट होता है। इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाती हैं स्लो ट्रैफिक की वजह से, जीडीपी को नुकसान पहुंचता है, इतना तेल खराब हो जाता है। समझ गए? ये सारे नुकसान होते हैं ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार कहाँ पे लैग कर जाती है। देखो, सरकार ना बड़ा सोचती है लेकिन छोटा इग्नोर कर देती है, जिसके वजह से ये सारी दिक्कत आती है। सर, जो टाउन प्लानर्स हैं ना, जो सिटी प्लान करते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए हाउसिंग के लिए। बट देखो, लोग कारें खरीदेंगे, आप पार्किंग के लिए स्पेस नहीं दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? लोग रोड के किनारे अपनी कार खड़ी करना स्टार्ट कर देंगे और उससे ट्रैफिक कंजेशन होगा। ट्रैफिक कंजेशन का एकमात्र जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि एक तो पार्किंग के लिए स्पेस ना होना, दूसरा ट्रैफिक हैबिट्स, लोग जो जानबूझ के स्पेस है तब भी इधर उधर गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो कुल मिला के राइटर ये कहना चाहते हैं, टेंजिबल जो एसेट्स है ना, रोड वगैरह, उसमें तो सरकार इन्वेस्ट करती है, बट जो इनटेंजिबल एसेट है, मतलब स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सरकार ज़्यादा काम नहीं करती। मल्टी लेवल पार्किंग जगह जगह पे सरकार को बनवानी चाहिए, जो कि सरकार नहीं बनवाती। टाउन प्लानिंग के दौरान पार्किंग स्पेस छोड़ना चाहिए, सरकार नहीं छोड़ती। ये गलती कर दी जाती है, इसी वजह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आगे से देखो, प्लानिंग इस प्रकार से हो कि ना ट्रैफिक मूवमेंट्स ईजी रहें, इस चीज़ का भी खास तौर पे ध्यान रखा जाए। एक पॉइंट राइटर और बोलते हैं, अभी ना
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई पर्सन जाता है तो ये चेक किया जाता है कि वो कार चला सकता है कि नहीं चला सकता, जबकि ये भी चेक करना चाहिए कि वो बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बिना दूसरों को अफेक्ट किए कार चला सकता है कि नहीं चला सकता, तब जाके लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंडिया के पास देखो अच्छे हाईवेज हैं, मतलब अगर यूं बोले वर्ल्ड क्लास हाईवे नहीं है, कम से कम अच्छे हाईवेज हैं। हो सकता है कि यूएसए के मुकाबले के हाईवे ना हो, बट अच्छे हाईवेज इंडिया में हैं। इंडिया में जो हाईवेज हैं वो काफी कम कॉस्ट की सहायता से बनाए गए हैं, लेकिन देखो जो पैसा बचाया गया है उसका यूज करना चाहिए इंडिया में छोटी छोटी सिटीज में, टाउन्स में ट्रैफिक मूवमेंट को ईजी बनाने के लिए। इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब अगला जो आर्टिकल है वो रिमोट वोटिंग से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, कर्नाटक में इलेक्शंस हुए आज, मतलब इलेक्शन चल ही रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपना वोट देने से वंचित रह जाएंगे। अगर रिमोट वोटिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया होता तो ये दिक्कत ना आती, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो रिमोट वोटिंग के कंसेप्ट के बेसिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिमोट वोटिंग का पूरा कंसेप्ट है क्या? बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे बिहार का एक वर्कर चला गया गुजरात में, अब देखो वो गुजरात के सूरत में काम कर रहा है, उसकी जो होम कंस्टिट्यूएंसी वो छपरा है, तो वो सूरत में रहते हुए वोट नहीं कर पाता। अब वापस स्पेशल वो वोट देने के लिए जा नहीं सकता छपरा, क्योंकि देखो बहुत खर्चा होता है, आने जाने का किराया भी बहुत लगता है। इस वजह से एक तरफ देखो डेमोक्रेसी इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एक गरीब पर्सन जो दूसरे राज्य में गया है काम करने के लिए, वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। दूसरा देखो टर्नआउट भी कम रहता है इलेक्शन में। हालांकि देखो भारत में दूसरे देशों के अपेक्षाकृत इलेक्शन में जो टर्नआउट है वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोशिश ये है इसे ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जाए। इवन देखो जो एनआरआई हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो भी देखो स्पेशल देश में आ नहीं पाते वोट देने के लिए। वो चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि हम दूसरे देश में रहते हुए भी अपने वोट के अधिकार को यूज कर सकें। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन ने रिमोट ईवीएम डेवलप करवाई है, रिमोट वोटिंग मशीन, आरवीएम उसका स्पेसिफिक नाम है। अभी 16 जनवरी को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया है कि आप आइए देखिए हमने क्या डेवलप किया है। क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो उनको ट्रस्ट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले आरवीएम का प्रोटोटाइप यानी आरवीएम का जो नमूना है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाना चाहता है, ताकि उनको ट्रस्ट में लिया जा सके कि हमने क्या डेवलप करवाया है। ये जो आरवीएम है रिमोट वोटिंग मशीन, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करवाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल की असिस्टेंस से। मतलब दोनों ने साथ दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तब जाके ये आरवीएम बना है। इसमें देखो 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आरवीएम की फंक्शनिंग को समझें। हार्डवेयर एंड वोटिंग प्रोसेस, दूसरे नंबर पे प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी। सबसे पहले है हार्डवेयर एंड वोटिंग प्रोसेस। देखो जो रिमोट वोटिंग मशीन है ना, ये भी ईवीएम की तरह स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम है। स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम के होने का मतलब ये है ये आरवीएम किसी प्रकार के इंटरनेट से नहीं कनेक्ट रहेंगी। ये बताना देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेट से जब ईवीएम मान लीजिए कनेक्ट हो जाए ना, तो फिर हैकिंग का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर ईवीएम या फिर अब आज वाले आर्टिकल में आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन ये इंटरनेट से कनेक्ट होंगी ही नहीं, तो इनको हैक करना मुश्किल है, हैक नहीं किया जा सकता फिर इनको। इसलिए इस वर्ड पे फोकस किया जा रहा है स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम, यानी किसी प्रकार के दूसरे नेटवर्क से इनको नहीं जोड़ा जा सकता। अब काम कैसे करेंगे ये? जैसे मान लीजिए गुजरात का जो सूरत है, यहां पे बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से, दूसरे मतलब जो पिछड़े हुए राज्य हैं हमारे देश में, वहां से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा की कोई कंस्टिट्यूएंसी है गोपालगंज,
सिर्फ नाम देने के लिए है, इसे आप बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा। मतलब ऐसा मत बोलिएगा कि इस कंस्टिट्यूएंसी से माइग्रेंट वर्कर्स नहीं जाते। ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए उड़ीसा के गोपालगंज से जाते हैं, छपरा से जाते हैं, गया से जाते हैं, एग्जाम्पल है। अब ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो वर्कर्स हैं ना, वो सूरत में रह के काम कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ना इन वर्कर्स को, इनको वापस नहीं जाना अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए, इनको यहीं पर वोट देना है सूरत में रहते हुए। तो सबसे पहले तो ना अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर के पास इन्हें रजिस्टर करवाना होगा कि भैया हम इस प्रकार से रिमोट वोटिंग करना चाहते हैं। या तो ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकता है या फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनको ना एक आई कार्ड मिलेगा, आई कार्ड पे एक क्यूआर कोड भी होगा। अब इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। इनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आई कार्ड मिलेगा ना, उसमें एक क्यूआर कोड भी होगा। अब ये जाएंगे इलेक्शन वाले दिन उस बूथ पे, सूरत में ही, अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाएंगे, सूरत में ही उस बूथ पे जाएंगे जहां पे आरवीएम पड़ी है। अब आप बोलोगे सर एक ईवीएम में तो हमने भी वोट किया है। आपके मन में आया होगा सर हमने भी वोट किया है, एक ईवीएम में तो मान लीजिए 64 कैंडिडेट्स के लिए वोट किया जा सकता है मैक्सिमम। तो फिर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं सेम बूथ से कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेंगे? जेन्युइन क्वेश्चन है ना, आना चाहिए आपके दिमाग में कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि 72 कंस्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं एक ही बूथ से वोट कर सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल है? क्या 72 ईवीएम रखी जाएंगी? नहीं नहीं नहीं। होगा क्या, आरवीएम के साथ ना एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड अटैच होगा, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड। अब देखो वहां पे ना आरवीएम के ऊपर एक जगह होगी क्यूआर कोड स्कैन करने की। अब जो लोगों के पास जो रिमोट वोटिंग मशीन की सहायता से अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वोट करना चाहते हैं, उनकी आईडी कार्ड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक क्यूआर कोड होगा। तो ना वहां पे वो अपने क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आरवीएम के ऊपर। तो ना आरवीएम के ऊपर जो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स है ना, उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। समझ गए? इस प्रकार से सिस्टम है। ऐसे ही तो 72 कंस्टिट्यूएंसीज के लोग एक साथ एक ही बूथ से अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकेंगे। वो पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा। आरवीएम के साथ एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड अटैच होगा, आरवीएम पे एक जगह होगी क्यूआर कोड को स्कैन करने की। जो वोटर होगा वो अपने वोटर आईडी पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसकी कंस्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी और उसमें से फिर वो चूज कर सकता है कि किसको मुझे वोट देना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ऐसे ये पूरा कंसेप्ट चलेगा। समझ गए? अब ये दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि प्री रजिस्टर वोटर को करवाना होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। स्पेशल पोलिंग स्टेशंस होंगे जो दूसरे राज्यों में सेटअप किए जाएंगे, जहां पे जाके ये वोटर्स अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी में ये कहा जाता है इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होंगी ये मशीन किसी प्रकार की, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है जो रिमोट लोकेशन पे मौजूद है, वो अपने लैपटॉप की सहायता से सिंबल्स को अपलोड करेगा, जिसे देखो वेरीफाई भी किया जा सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। और यही जो सिंबल हैं वो देखो रिमोट वोटिंग मशीन की डिस्प्ले यूनिट पर विजिबल होंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पूरी आरवीएम जो है इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगी, मैक्सिमम सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। अब बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है रिमोट वोटिंग की। देखो सबसे पहली चीज, 2020 में ना हमारे देश में 600 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स थे और 85% जो माइग्रेशन होता है विद इन स्टेट्स होता है। जैसे बिहार के अंदर ही कोई वर्कर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है काम करने के लिए, और माइग्रेशन जब हो जाता है ना, वो अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी में वोट नहीं कर पाता पर्सन, आपको पता है। और जो रीजंस मैंने शुरुआत में बताए आपको याद होगा, डेमोक्रेसी इंक्लूसिव नहीं रहती, टर्नआउट कम हो जाता है। टर्नआउट देखो पहले की अपेक्षाकृत हमारे देश में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। जब सबसे पहली बार वोटिंग हुई थी ना 51-52 में, तब तो कितना मुश्किल था इलेक्शन करवाना, फर्स्ट इलेक्शन, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कभी इलेक्शन करवाए नहीं सीरियसली। तो पहले इलेक्शन में टर्नआउट था 45.7%। 1960-70 में
टर्नआउट हुआ 50 से 60% के बीच में, और 2014 और 19 के इलेक्शन में टर्नआउट पहुंचा 66.44% और 67.40%। लेकिन अभी भी सोच के देखिए यार, 33% जो लोग हैं अभी भी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस आंकड़े को कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इंक्लूजन आएगा, इससे गरीब भी वोट कर सकेंगे, जिनको मजबूरी में दूसरे राज्यों में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव होगी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो रिमोट वोटिंग के कंसेप्ट में ना चैलेंजेस भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करनी होगी, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल्स रूल्स 1960। इन सब एक्ट्स में और रूल्स में आपको बदलाव करना होगा। माइग्रेंट वोटर को डिफाइन करना होगा, कितने समय तक कोई पर्सन दूसरी जगह पर रहा तो उसे माइग्रेंट माना जाएगा, समझ रहे हो। और देखो ये पर्पस जो है रिमोट वोटिंग का, इसको भी डिफाइन करना होगा, लाइक वेदर रिमोटनेस मीन्स आउटसाइड द कंस्टिट्यूएंसी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। मतलब क्या कोई एक पर्सन दूसरे राज्य में जाता है सिर्फ उसे रिमोटनेस माना जाएगा, या फिर अपनी कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ के मान लीजिए साथ वाली कंस्टिट्यूएंसी में जाके रहने लगता है जो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, क्या उसे भी रिमोटनेस माना जाएगा। इस पर भी एक सीरियस क्वेश्चन खड़ा होता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बहुत सारे हैं, जैसे देखो माइग्रेंट वर्कर्स का कॉम्प्रिहेंसिवली डेटाबेस चाहिए इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। रिमोट लोकेशंस पे सीक्रेसी इंश्योर करना जरूरी है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए बिहार में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है। अब देखो महाराष्ट्र की किसी जगह पे रिमोट वोटिंग मशीन लगाई जाती है, तो बिहार में जितनी सीरियसनेस होगी इलेक्शंस कंडक्ट करने की, हो सकता है महाराष्ट्र में उतनी सीरियसनेस ना हो ना। वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, उतनी सीरियसनेस नहीं होगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। और इसके अलावा वहां पे हो सकता है उतनी सीक्रेसी ना मेंटेन की जाए जितना कि गृह राज्य बिहार में मेंटेन की जाए इलेक्शन के दौरान। तो ये सब भी चीजें चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जगह डिसाइड करना, रिमोट पोलिंग बूथ कहाँ पे लगेंगे, और पोलिंग पर्सनल को अपॉइंट करना। जैसे बिहार का इलेक्शन है, गुजरात में वोटिंग मशीन लगानी है, तो बिहार से गुजरात में जाएंगे लोग पर्सनल का, वहाँ पे रिमोट वोटिंग मशीन इस्टेब्लिश करने के लिए, ये भी दिखते हैं। अवेयरनेस मेंटेन करना भी जरूरी है। अब ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर भी दिया तो माइग्रेंट वर्कर्स क्या इसका लाभ उठाएंगे, क्या उनको पता लग पाएगा ऐसा कोई कंसेप्ट आया है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल दिखते हैं, जैसे देखो मल्टी कंस्टिट्यूएंसी आरवीएम जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, आपको तो समझ में आ गया पहली बार में। लेकिन अब वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें क्यूआर कोड स्कैन करवाना, फिर वो चूज करेंगे सारा सिस्टम। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम देख के घबरा सा जाएं, तो इस सिस्टम से फैमिलियर होने में भी उनको समय लगेगा। एक सेकेंड, ये पॉपअप आ गया, हटा देता हूं। हाँ, अब इसके बाद वोट कास्ट जो हुए हैं रिमोट लोकेशंस पे, वहां पे उन वोटों की गिनती करना, ये भी एक चैलेंज है। देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को तो फेवर कर सकता है, क्योंकि अब बिहार में इलेक्शन है, गुजरात में वोटिंग मशीन लगती है, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो वहां पे भी चुनाव प्रचार कर सकती है, उसकी यूनिट वहां पर भी है। अब कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जो बिहार तक सीमित है, वो अपने बंदों को गुजरात में भेजे, ये मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो। नेक्स्ट है अर्बन एपैथी। देखो बहुत सारे वोट तो ना वोटर इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि वो शहरों में टेंडेंसी होती है ना, कुछ नहीं बदलेगा, हमारा वोट से कुछ नहीं होगा, एक वोट से वो छुट्टी मना लेते हैं, वोटिंग मतलब वोट अपने बूथ तक जाते नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूनियन स्टेट राइट्स के बीच में टकराव। अभी देखो जो वोटिंग रोल है ना, उसको तैयार करवाने की पूरी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन जब ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि हम एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनवा लेंगे स्टेट असेंबलीज के लिए भी, लोकल बॉडीज के लिए भी, लोकसभा के लिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहना है हमारे दायरे में ये चीज आती है, आप हमसे मत छीनिए। इसके बाद नेक्स्ट है कंसर्न रेज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कंसर्न रेज किया है, इन टर्म्स को डिफाइन करना जरूरी है, जैसे माइग्रेंट वर्कर, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, टेम्परेरी एब्सेंस, ताकि किसी प्रकार का कोई एम्बिग्विटी ना हो, विवाद उत्पन्न ना हो। अब नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो सभी स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट होना जरूरी है। ट्रस्ट नहीं होगा ना तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का, लोगों का इस पूरी प्रोसेस पे ना विश्वास नहीं आएगा, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पूरा जो ये इनोवेटिव कंसेप्ट है ना, धरा का धरा रह जाएगा। इसके अलावा डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में और
स्टेट असेंबलीज में जहां पर भी होनी है, तभी जाके रेलेवेंट लॉ बने। लास्ट में ये कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखो अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। तो ये नया कंसेप्ट लाने से पहले ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए वोटर्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में और सभी स्टेक होल्डर्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिमोट वोटिंग मशीन से संबंधित। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।